वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया 600 ईसा पूर्व से 606 ईस्वी तक। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट से आपके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। आपको इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लेने हैं। आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने मॉडल से तैयार कर सकते हैं या आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। आप वहां से जाकर सभी क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वेक्षण में ऐतिहासिक, अनैतिहासिक एवं समकालीन साहित्य की भूमिका लिखिए। तो आपको सबसे पहले ऐतिहासिक, अनैतिहासिक एवं समकालीन साहित्य के बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको विविध साहित्यिक वर्ग के ग्रंथों एवं रचनाओं का वर्णन करना है। पॉइंट डाल डाल कर लिखना है, आपको हेडलाइन डाल डाल कर लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला है राजतरंगिणी, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम, चौथा है गार्गी संहिता, पांचवा है मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, छठा है हर्षचरित जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, सातवां है कामंद की नीतिशास्त्र और आठवां है बाहरपत्य अर्थशास्त्र, नौवां है विक्रमांक देवचरित, दसवां है गौड़बाहो, 11वां है नवसांक चरित, 12वां है महाभाष्य, 13वां है अष्टाध्यायी, 14वां है नागनंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका और 15वां है जीवन चरित्र संबंधी कृतियाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 16वां है गुजरात के प्रावृत्त। इसके बाद 17वां है अन्य प्रमुख ग्रंथ। तो ये सभी प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत है, आपको इनके बारे में पढ़ लेना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए, अथवा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन कीजिए। तो आपको इनके बारे में याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका हर वर्ष देखने को मिलता है, आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन है, आपको इनके बारे में पढ़ लेना। पहला है यहाँ पर अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है वज्जी, पांचवा है मल्ल, छठा है कौशल, सातवां है वत्स, आठवां है चेदी, नौवां है पांचाल, 10वां है कुरु, 11वां है सूरसेन, 12वां है मत्स्य, 13वां है अवंतिका, 14वां है अश्मक या अशक, 15वां है गांधार, 16वां है कंबोजिया कंभोज। तो आपको इन सभी 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक भारत का राष्ट्रीय सम्राट था, विवेचना कीजिए, अथवा अशोक अपने समय का महानतम राजा था, विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पर कुछ अशोक के गुण दिए गए हैं, आपको हेडलाइन सभी याद रखनी है। पहले यहाँ पर महान विजेता के रूप में, दूसरा है महान शासक के रूप में, तीसरा यहाँ पर महान धर्म प्रचारक के रूप में, चौथा है महान राष्ट्र निर्माता के रूप में, पांचवा है महान आदर्शवादी के रूप में, छठा है व्यवहारिक जन सेवक के रूप में, सातवां है चरित्र की उज्ज्वलता। तो ये सभी अशोक के कुछ गुण थे, आपको इनके बारे में याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे यहाँ पर, पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या क्या थे वे आपको याद करने हैं। पहला है विशाल साम्राज्य, दूसरा है निर्बल केंद्रीय शासन, तीसरा है प्रांतीय शासकों की अत्याचारपूर्ण नीति, चौथा है यहाँ पर दरबार में षड्यंत्र, पांचवा है दोषपूर्ण राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसके बाद दूसरा जो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या क्या थे, पहला है जनता पर अधिक कर भार, दूसरा है रिक्त राजकोष। इसके बाद अशोक की नीतियां हैं, यह भी एक कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। पहला है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, दूसरा है अशोक की अहिंसा की नीति, चौथा है विदेशी आक्रमण, यह भी मौर्य वंश के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। तो आपको इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक कौन थे भारत में शक शक्ति के उत्थान व पतन पर प्रकाश डालिए, अथवा आप शक छत्रपों से क्या अर्थ लगाते हैं, उन्होंने भारत के इतिहास में क्या अवदान दिया, अथवा भारत पर शकों के आक्रमण तथा उसके परिणामों का विवेचन कीजिए, या शक कौन थे, शक छत्रपों की उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये 4 प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपको इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाना है, आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पर दिया गया है भारत में शकों के राज्य की किस प्रकार से स्थापना हुई। यहाँ पर शकों के राज्यों का संस्थापन है। दूसरा है सिंध का शक कुल मौज। तीसरा यहाँ पर शक क्षत्रप राजवंश जिसके अंतर्गत आते हैं तक्षशिला के क्षत्रप। दूसरा है मथुरा के क्षत्रप। तीसरा है महाराष्ट्र के क्षत्रप। महाराष्ट्र के क्षत्रप के अंतर्गत 2 प्रमुख शासक हुए हैं, भूमक और नहपान। आपको इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। चौथा यहाँ पर उज्जैन के क्षत्रप जिसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ शासक है जैसे चेष्टन है, रुद्रदामन है। इसके बाद रुद्रदामन के उत्तराधिकारी भी हुए। इसके बाद शकों की उपलब्धियां क्या है यानी उनकी देन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का एक विजेता के रूप में मूल्यांकन कीजिए। क्या उसे भारतीय नेपोलियन पुकारा जाना उचित है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए अथवा समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत यानी दक्षिणापथ की विजयों का उल्लेख कीजिए। उसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय के बारे में लिखा गया है। दक्षिणापथ के कुछ राज्य थे जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कौशल का महेंद्र, दूसरा है पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, तीसरा है महाकांटार का व्याघ्रराज, चौथा है कोट्टर का स्वामीदत्त, पांचवा है कुरल का मंटराज, छठा है देवराष्ट्र का कुबेर, सातवां है कांची का विष्णुगोप। आपको इन सभी के बारे में पढ़ लेना है। आठवां यहाँ पर कुस्थलपुर का धनंजय, नौवां है पल्लक का उग्रसेन, 10वां है अवमुक्त का नीलराज, 11वां है वेंगी का हस्ती वर्मा, 12वां यहाँ पर एरंडपल का दमन। इसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद कथन के विपक्ष में तर्क क्या है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेना आपको, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग था, समझाइए। अथवा गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, क्या आप इससे सहमत हैं? अथवा गुप्तकाल में कला विज्ञान तथा साहित्य के क्षेत्र में विकास पूर्णता पर पहुंच गया था, उदाहरण लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको जरूर याद करके जाना है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग के रूप में गुप्तकाल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग क्यों कहा गया है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं। फर्स्ट है यहाँ पर महान सम्राटों का युग, दूसरा है यहाँ पर राजनीतिक एकता का युग, तीसरा है यहाँ पर श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का युग, चौथा है यहाँ पर सामाजिक उपलब्धियों का युग, पांचवा है धार्मिक सहिष्णुता का युग, छठा है सांस्कृतिक एकता का युग, सातवां है आर्थिक समृद्धि का युग, आठवां है साहित्य के उत्कर्ष का युग, नौवां है कला के विकास का युग, 10वां है वैज्ञानिक प्रगति का युग, 11वां है आर्य संस्कृति के प्रसार का युग। तो इन सभी पॉइंट्स की वजह से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको मैंने बताए हैं। आपको टेलीग्राम पर PDF अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से जाकर सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।